भोर की हल्की नमी अब भी हवा में तैर रही थी। आसमान पर धुंध की परत इतनी पतली थी कि नीलेपन की झलक भीतर से झांक रही थी, मानो किसी ने रात को धीरे धीरे समेटा हो। अमन नगर का बाजार उस वक्त ही जाग चुका था। ठेलों की चीख पुकार, सब्जियों पर मंडराती मक्खियों को झटकते हाथ और रिक्शों की खड़खड़ाहट सब मिलकर एक बेचैन धुन रच रहे थे। सड़क किनारे पुराने नीम और पीपल के पेड़ों की पत्तियों से ओस की बूंदें टपकतीं और धूल से लिपटी डामर की सतह पर मिट्टी का हल्का धुआं उठातीं। गरम चाय और जले हुए कोयले की गंध हवा में घुली हुई थी, जिसमें पसीने और पेट्रोल की तीखी महक भी शामिल हो गई थी। भीड़ के बीच से एक पुराना ऑटो खड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे की सीट पर नीले सलवार सूट में बैठी थी आयशा। उसका चेहरा शांत लग रहा था, मगर आंखों में ऐसी गहराई थी जो केवल धैर्य से नहीं, किसी भीतर छुपे गुस्से से जन्म लेती है। बगल में उसकी बूढ़ी मां सबा बैठी थीं। चेहरे की झुर्रियों में कई अनकही कहानियां दबी थीं, थकान, समय का बोझ और एक मां का चुप्पा डर। आयशा ने धीरे से अपनी मां की ओर देखा। सबा की उंगलियां अपनी दुपट्टे के किनारे को बार बार मरोड़ रही थीं। सामने पुलिस चेकपोस्ट का जंग लगा बैरिकेड था। उसकी पेंट उखड़ी हुई, धातु पर जमी जंग धूप की शुरुआती किरणों में लाल भूरी चमक रही थी। ऑटो रुकते ही हवा में खटखट की हल्की आवाज उठी। उस खामोशी को चीरती हुई भारी बूटों की ठक ठक गूंजी। इंस्पेक्टर रमन सिंह अपनी पूरी अकड़ के साथ सामने आया। उसका जूता जमीन पर ऐसा पड़ा जैसे अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा हो। आंखों में अहंकार की एक परत थी, होंठों पर हल्की मुस्कान जो असल में तिरस्कार थी। कागजात दिखा, उसने ऑटो ड्राइवर से कहा। आवाज में ऐसा रुखापन था कि किसी विनम्रता की उम्मीद ही नहीं थी। ड्राइवर ने झट से जेब से कागज निकाले, हाथ कांप रहे थे। रमन ने उन्हें ऐसे देखा जैसे पहले से तय हो कि कुछ गलत मिलेगा। एक एक पन्ने को ऐसे पलट रहा था जैसे हर शब्द से उसे तिरस्कार झरना चाहिए। मीटर की परमिट खत्म है, उसने सूखी आवाज में कहा। 2000 का चालान लगेगा, वरना। समझदार बन। ड्राइवर के चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, पैसे नहीं है मेरे पास अभी, घर का खर्च मुश्किल से चलता है। रमन ने होंठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान खींची। तो सुन, चालान के पैसे तो लगेंगे ही, वरना गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। ड्राइवर ने आखिरी बार दयनीय नजर से देखा। उसका गला सूख चुका था। तभी रमन ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज उस सुबह की हल्की गहमा घमी को चीरती हुई पूरे चौक में गूंज गई। पास खड़े लोग सिहर गए, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी आयशा के भीतर कुछ उबलने लगा। उसने अपने होंठ भींच ली। उसकी सांसें तेज हो गईं, उंगलियों के नाखून उसकी हथेली में धंस गए। वह चाहती थी तुरंत जवाब दे, अपनी पहचान बता दे, पर चेहरे पर कोई हलचल नहीं आने दी। सिर्फ आंखों में एक अडिग चमक उतर आई, वो चमक जो आने वाले तूफान का इशारा कर रही थी। सबा ने बेटी की ओर देखा। मां का दिल सब कुछ पढ़ लेता है। उसने हल्के से आयशा का हाथ दबाया, मानो कह रही हो, रुको, अभी नहीं। रमन ने बिना एक और शब्द कहे कागज ड्राइवर की गोद में फेंक दिए और बैरिकेड हटाने का इशारा किया। ऑटो फिर से खड़खड़ाते हुए चल पड़ा, लेकिन आयशा के भीतर जो आग भड़क चुकी थी वह शांत नहीं होने वाली थी। भीड़ फिर अपनी लय में लौट आई, पर उस थप्पड़ की गूंज और आयशा की आंखों में उठता तूफान उस सुबह का सबसे भारी सन्नाटा बन चुका था। अगली सुबह शहर की धूप अब भी कोमल थी, पर उसके भीतर एक कठोर चमक छिपी थी, ठीक वैसी ही जैसी किसी पुराने सच का पर्दा अचानक हटे तो दिखाई देती है। अमन नगर की पुरानी पुलिस चौकी, जिसे लोग आदत से थाना ही कहते रहे, धूप में एक अजीब सी पीली चमक से दमक रही थी। दीवारों पर हरियालापन खिलने की जगह दरारें उगी थीं, कहीं सीलन की धूसर रेखाएं, कहीं टपक चुके पानी की बेतरतीब धारियां। लोहे का फाटक धक्का खाते ही अपने जोड़ों की कराह सुनाता, ऐसी आवाज जैसे वर्षों से किसी ने उसकी तकलीफ नहीं पूछी हो। बरामदे की टूटी टाइलों पर पिछले दिन की धूल जमी थी और उसी धूल में रात की चाय के दाग, किसी की थूक की बेअदब लकीर और इधर उधर फैली पान की पीक के कड़े दाग, जिन्होंने समय के साथ अपनी खुद की सीमा रेखाएं बना ली थीं। अंदर कदम रखते ही सबसे पहले जो चीज टकराती वह थी चाय की गंध,
तेज उबाली गई, दूध की मलाई किनारों पर जमाए और उसमें मिलती घुलती बासी धुएं की गंध। रिसेप्शन जैसे एक लकड़ी की पुरानी मेज थी, जिस पर हरे रंग की फाइलें तलछट की तरह पड़ी थीं, धूल की महीन परत से ढकी, जिन पर उंगली फिराने पर साफ रेखा बन जाती। मेज के पीछे बैठा क्लर्क, माथे पर पसीने से चिपका बाल, आंखों में ऊब, हाथ में कंजी सी मोटी कलम, रजिस्टर के किसी पुराने पन्ने में ऐसे कुछ लिख रहा था जैसे वही लिखना उसके दिन का सबसे जरूरी काम हो, जबकि चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाईं ओर दीवार पर पुलिस के आदर्श वाक्य का फीका पोस्टर टेढ़ा लटका था। ऊपर की पिन जंग खाकर डीली, नीचे का कोना मुड़ा हुआ। दरवाजे से अंदर आते हुए चौकीदार सा लगा एक गार्ड लकड़ी की कुर्सी पर अलसाया बैठा था, तनख पर थका हुआ। आंखें उठीं, पर कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक आदतन सी दृष्टि, जैसे वह हर आने जाने वाले को एक ही फ्रेम में देखता हो। उसने हाथ से इशारा किया, रिपोर्ट है तो रजिस्टर में नाम लिखवा दीजिए। आवाज में ऐसी सुस्ती थी जिससे लगा जैसे वह भी इस इमारत का हिस्सा हो चुका हो, चलता फिरता सामान। आयशा ने साधारण नीला सलवार सूट ही पहना था, वही जिसमें वह अक्सर बाहर निकलती, कपड़ा धोकर साफ, पर कोई दिखावा नहीं। उसके चेहरे पर कोई सजावट नहीं, सिर्फ एक ठंडी सादगी। पर वही सादगी आज किसी तलवार की धार की तरह सख्त लग रही थी। उसने मेज के सामने खड़ी होकर शिष्ट सधी हुई आवाज में कहा, मुझे कल रात चेक पोस्ट पर हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज करानी है। क्लर्क ने कलम का सिरा दांत से काटते हुए पूछा, नाम? आयशा। पिता पति का नाम? सबा की बेटी। मां का नाम लिख दीजिए। आयशा ने मामूली सी मुस्कान के साथ कहा, पर नजरें स्थिर थीं। क्लर्क ने एक पल को सिर उठाकर देखा। शायद उसे जवाब की टोन में कोई अनसुना आत्मविश्वास सुनाई दिया, कुछ ऐसा जो आम शिकायतकर्ताओं में नहीं मिलता। पर उसने बिना कुछ कहे रजिस्टर पर लिख दिया। किसके खिलाफ रिपोर्ट? कल रात चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर रमन सिंह ने ऑटो ड्राइवर को बिना वजह रोका, 2000 की रिश्वत मांगी और इनकार पर थप्पड़ मारा। मैं गवाह हूं। घटनास्थल अमन नगर मुख्य चौक, रात करीब 8:30। ड्राइवर का नाम रोहित, ऑटो नंबर यूपी। उसने पूरी जानकारी धारा प्रवाह दी, हर वाक्य मापा हुआ, ठहरा हुआ और स्पष्ट। क्लर्क ने पेन रोक दी, हल्का सा खांसा। ये आप सीधे इंस्पेक्टर साहब से मिल लीजिए। कौन से? संजय गुप्ता, ड्यूटी ऑफिसर हैं आज। क्लर्क ने दाएं कमरे की ओर इशारा किया। कमरे का आधा दरवाजा खुला था, भीतर से मोबाइल की वीडियो रील चलने की हंसी की आवाज आ रही थी, रौबीली पर खोखली। आयशा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर पुराने पंखे की घुरघुराहट के बीच एक मेज पर कोहनी टिकाए आधा झुका हुआ एक आदमी था। इंस्पेक्टर संजय गुप्ता। हल्की तोंद, गले में मोटी चेन, उंगलियों में चमकती अंगूठी, आंखों में वह बेपरवाही जो अक्सर बेइंतहा छोटे छोटे अधिकारों के साथ मुफ्त मिलती है। उसने नजरें उठाईं, एक पल के लिए आंखें सिकुड़ीं, फिर वह बनावटी मुस्कान पर लौट आया। हां, बोलिए मैडम, क्या दिक्कत है? आवाज में शहद की चासनी, जिसके नीचे से जंग लगा लोहा झांक रहा था। आयशा ने बड़े शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, कल रात आपके इंस्पेक्टर रमन सिंह ने चेक पोस्ट पर ऑटो ड्राइवर से 2000 रुपये की रिश्वत मांगी, इनकार करने पर थप्पड़ मारा। मैं गवाह हूं और रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती हूं, धाराएं के साथ। संजय ने कुर्सी पर पीठ टिका ली। होठों पर मुस्कान थोड़ी और फैली, पर उसमें गर्मजोशी नहीं, तिरस्कार था। देखिए मैडम, रात में सड़क पर बहुत कुछ होता है, हमारा स्टाफ भी थकता है, कोई कोई बात बढ़ा चढ़ाकर भी बता देते हैं लोग। आप ऐसा कीजिए, ऑटो वाले को भेज दीजिए, हम बात कर लेंगे। रिपोर्ट वो रिपोर्ट की जरूरत नहीं। रिपोर्ट जरूरी है, आयशा ने उसी ठंडे ठहराव में कहा। लिखिए, पब्लिक सर्वेंट द्वारा गैरकानूनी रिश्वत की मांग और शारीरिक आक्रमण, साथ में मेरी गवाह का बयान। कमरा हल्का सा ठंडा पड़ गया, जैसे पंखे की हवा अचानक सीधी हो गई हो। दरवाजे पर खड़े कांस्टेबल की पलकें अनजाने में ऊपर उठीं। क्लर्क की कलम की खरोंच बंद हो गई। संजय की मुस्कान अब मजाक में बदल रही थी। आपको कानून बहुत आता है मैडम, उसने गर्दन एक तरफ झुकाकर कहा, पर यहां बातें नियम से नहीं, समझदारी से होती हैं। उसने दराज खोला, उंगलियों से कुछ खनखनाया, फिर दराज बंद कर दी।
सिर्फ इतना कि दराज का रस्सी बंधा हैंडल बज उठा और कमरा उस छोटी आवाज से भर गया। रिपोर्ट हो जाएगी, पर पहले चाय पानी। 5,000 लगा देते हैं, सब चुपचाप हो जाएगा, नाम भी नहीं आएगा, झंझट भी नहीं होगा। उसने 5,000 ऐसे बोला मानो किसी टिफिन का दाम बता रहा हो। नजरें सीधे आयशा की आंखों में थीं, जांचती हुईं, चुनौती देती हुईं। उसके बाद जो हंसी आई वह सिर्फ गंदी नहीं थी, वह सत्ता की हंसी थी। वह हंसी जो उन कमरों में पलती है जहां कागजों पर हस्ताक्षर स्याही से नहीं, रिश्तों और डर से होते हैं। कमरे में बैठे दो और सिपाही, जिनके नाम शायद किसी बोर्ड पर लिखे हों, सिर झुकाए चुप थे। उनकी चुप्पी में दो बातें थीं, डर और आदत। डर वरिष्ठ का, आदत सड़ांत की। आयशा ने एक पल भी देर नहीं की। मैं रिश्वत नहीं देती और न किसी को दूंगी, उसने शांत पर लोहे की धार से भरी आवाज में कहा। आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे अभी। संजय की हंसी थमी। उसने कुर्सी सीधी की। आपको समझ नहीं आया लगता, स्वर नुकीला हुआ। यहां हम तय करते हैं क्या होगा, कितने में होगा। 5,000 में मामला शांत, नहीं तो। उसने उंगली से टेबल पर टकटक की। 1, 2, 3। तो आपको भी समझाना पड़ेगा कि रात को वहां क्या कर रही थीं। जो लोग बिना वजह पुलिस को बदनाम करते हैं, उनके ऊपर भी धाराएं हैं। झूठी शिकायत, समझी ना। दरवाजे पर खड़ा जवान कांस्टेबल, शायद अभी 3-4 साल पहले ही भर्ती हुआ, एक पल को सीधे देखने लगा। उसकी आंखों में दुविधा थी, नौकरी का अनुशासन या अंदर कहीं जागता छोटा सा न्याय। पर आंखें तुरंत झुक गईं, वरिष्ठ की नजर से डरकर। दीवार पर टंगे एक पुराने घड़ी के कांटे टिक टिक कर रहे थे, समय बता रहे थे, पर कमरे में समय जैसे रुक गया था। हवा में पसीने, स्याही और घटिया परफ्यूम की मिलीजुली गंध थी। बाहर बरामदे में एक छाए वाला कटिंग कटिंग पुकारता गुजर गया। आयशा ने धीरे से अपनी दाहिनी हथेली मेज की किनारी पर रख दी, बिल्कुल स्थिर। मुझे लिखित में दीजिए कि आप मेरी रिपोर्ट लेने से मना कर रहे हैं, उसने कहा। लिख दीजिए कि आपने रिश्वत की पेशकश की और रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार किया। आपके हस्ताक्षर, समय, तिथि सब दर्ज होंगे। फिर मैं ऊपर बताऊंगी कि इस थाने का समझदारी का तरीका क्या है। संजय का चेहरा सख्त हुआ। धमका रही हो? याद दिला रही हूं, आयशा ने ठंडे स्वर में कहा। कानून का सही रास्ता। कुर्सियां खिसकने की हल्की आवाज आई। दो सिपाही जो अब तक दीवार का हिस्सा लग रहे थे, हल्के हल्के आगे बढ़े। उनके कदमों में झिझक थी, पर आदेश का बोझ ज्यादा। कमरे में एक पल को ऐसी खामोशी छा गई कि पंखे की चरचराहट भी तेज सुनाई देने लगी। मैडम, बाहर चलिए, एक सिपाही ने यांत्रिक आवाज में कहा। थानेदार साहब बाद में देख लेंगे। आयशा ने उन दोनों को पूरे ध्यान से देखा। चेहरों पर डर के महीन धब्बे, आंखों के नीचे नींद की लकीरें और भीतर दबा इंसान। फिर उसने बहुत धीरे से अपना मोबाइल पर्स से निकाला। कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस स्क्रीन पर उंगलियां स्थिर। एक छोटे से समूह में उसने संदेश टाइप किया, शांत, निर्णायक और सटीक। आईजी और डीआईजी के आधिकारिक नंबर उसके पास थे। संदेश के शब्द उतने ही कम थे जितना कम होना जरूरी था। घटना का सार, स्थान का नाम, ड्यूटी ऑफिसर का परिचय, रिश्वत की मांग का उल्लेख और रिपोर्ट लेने से इनकार। बस भेज दिया। उसने मोबाइल वापस पर्स में रखा। चेहरा वैसा ही शांत रहा, पर आंखों की चमक अब थमने को तैयार नहीं थी, जैसे किसी लंबी सुरंग के अंत पर रोशनी दिख गई हो। संजय अब उठ खड़ा हुआ। देख लियो, जिद में कुछ ना मिलता, उसने दांत भींचते हुए कहा। यह थाना है, कोर्ट नहीं, यहां हमारे नियम चलते हैं। 5,000 बर्बाद मत करो, अपने लिए भी अच्छा, हमारे लिए भी। उसने एक अश्लील टिप्पणी चुभो दी, धीमे पर बेशर्म स्वर में, जैसे किसी घिसी हुई आदत की तरह। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। दरवाजे पर खड़े 2-3 और चेहरे, जो आते जाते झांक रहे थे, तुरंत गायब हो गए। आयशा के गले की नाड़ी एक पल को धड़क उठी, पर उसकी सांस बिल्कुल सीधी रही। उसने रिसेप्शन की मेज की ओर मुड़कर सधे स्वर में कहा, रजिस्टर दीजिए, मैं लिखवाती हूं बयान। आप ड्यूटी ऑफिसर को नोट करें कि शिकायतकर्ता की लिखित शिकायत ली जा रही है। क्लर्क का हाथ हवा में ठिठक गया। उसने धीमे से रजिस्टर आगे बढ़ा दिया।
जैसे खुद ही देखना चाहता हो कि आगे क्या होने वाला है। संजय ने मेज पर मुट्ठी मारी। किसने कहा रजिस्टर देना? आवाज गरजी, फिर तुरंत कमरे के कोनों में टकराकर धीमी पड़ गई। वह जितना गरजता उतना ही एक खोखलापन उभर आता। उसकी आंखों की लाल नसें अब स्पष्ट दिख रही थीं। गुस्सा उतना नहीं था जितना डर। बरामदे में एक जीप की दूर से आती आवाज टकराई, धीरे धीरे पास आती हुई। धूल उठी। गार्ड ने एकाएक चौकीदारी का अभिनय तेज कर दिया, कुर्सी से उठकर टोपी सीधी की। भीतर कमरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, सर। और फिर अचानक सब रुक गया, जैसे घड़ी ने बीच घंटे में खुद को रोक लिया हो। आयशा ने उस ठहरे हुए पल में अपने दुपट्टे का पल्लू ठीक किया, बिना जल्दबाजी के। कमरे में खड़े हर व्यक्ति को लगा जैसे वह अपनी जगह से 1 इंच सा छोटा हो गया हो। वह बोल नहीं रही थी, पर उसके मौन में एक व्यवस्था सी थी, जैसे न्याय किसी अदृश्य रजिस्टर पर अपना पहला शब्द लिखने ही वाला हो। यह सिर्फ एक चौकी नहीं थी, यह पूरे सिस्टम का आईना बन चुका था। दरारों से भरी दीवारें, धूल में दबी फाइलें, चाय की तेज गंध में घुली बेपरवाही और एक समझदारी जो दरअसल रिश्वत का दूसरा नाम थी। उस कमरे में बैठे लोग आकृतियां नहीं थे, वे आदतें थीं, और आदतों का टूटना अक्सर इसी तरह के छोटे, ठंडे, निर्णायक वाक्यों से शुरू होता है। आयशा ने बिना ऊंची आवाज किए, बिना किसी ताव के, सिर्फ अपनी आंखों की कठोर शांति से घोषित कर दिया था कि खेल अब उसी नियम से होगा जिसे पुस्तकों में लिखा गया है, न कि उन नियमों से जो वर्षों से फुसफुसाकर तय होते आए हैं। कमरे की हवा भारी थी, पर उसमें एक नया बहाव उठ रहा था, जैसे किसी ने खिड़की के कील निकाल दिए हों और ताजी हवा अंदर आने लगी हो। संजय ने फिर से कुर्सी पकड़ी। अच्छा, ठीक है, उसने होंठ भींचकर कहा। बैठिए, लिखते हैं। पर ध्यान रहे, जो लिखोगी वही उल्टा पढ़ेगा तुम पर। उसके स्वर में अब पहले वाली तिलिस्मी शहद नहीं थी। वह कच्चा, घबराया और नुकीला था। वह स्वर जो अक्सर किसी बड़े पर्दाफाश से ठीक पहले उग आता है। रजिस्टर खुला, पन्ना खड़का, कलम की निब कागज पर छुई, और उसी क्षण बाहर सड़क पर किसी सरकारी काफिले की गाड़ियों के हॉर्न दूर से एक साथ बज उठे, जैसे समय ने अपने कांधे उचकाकर संकेत दे दिया हो। अब आगे जो होगा वह सिर्फ इस कमरे का नहीं, पूरे जिले का होगा। बरामदे के बाहर से आती धूप अब कमरे की दरारों से छनकर भीतर फैल चुकी थी। लकड़ी के पुराने पंखे की चरमराहट और दीवार पर टिक टिक करती घड़ी के अलावा सब कुछ थमा हुआ था। इंस्पेक्टर संजय गुप्ता की उंगलियां अब रजिस्टर के पन्नों पर बेवजह खींचती हुई चल रही थीं, जैसे हर खरोंच से अपना दबदबा जताना चाहता हो। उसकी आंखों में रात भर की नींद की कमी और भीतर का झुंझलाहट साफ दिख रही थी, लेकिन उस झुंझलाहट से भी गहरा था डर। एक ऐसा डर जिसे वह अपने रौबीले अंदाज से ढकने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगता है कि ऊपर वालों तक पहुंचकर हमें डराओगी? उसने बुदबुदाते हुए कहा, कलम को जोर से मेज पर पटकते हुए। यह थाना है, कोर्टरूम नहीं। आयशा शांत बैठी थी, चेहरा स्थिर, नजरें सीधी। उसकी सांसों की लय में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई घबराहट। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी, मानो भीतर कहीं पहले ही तय कर लिया हो कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। वह हर शब्द को माप कर बोल रही थी, मगर उसके मौन में और ज्यादा ताकत थी, एक ऐसा मौन जो किसी बड़ी गूंज से पहले आता है। रिपोर्ट दर्ज कीजिए, उसने दोबारा कहा, आवाज उतनी ही ठंडी और नपी तुली। संजय की मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने अपनी कुर्सी से आधा उठते हुए दरवाजे के पास खड़े 2 सिपाहियों को इशारा किया। ले जाओ बाहर इसे, ज्यादा होशियारी दिखा रही है। दोनों सिपाही एक पल को रुके। उनके कदमों में अनजाना संकोच था। दोनों ने आयशा की तरफ देखा। उसकी स्थिर निगाहों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें वहीं रोक दिया। उनके चेहरे पर हल्की झिझक की परछाई साफ दिखी। छोटे कद वाला जवान, जो शायद नया नया भर्ती हुआ था, एक क्षण के लिए बोला, पर शब्द गले में अटक गए। उसने अपने साथी की तरफ देखा, जैसे किसी चुप्पे सवाल का जवाब तलाश रहा हो। सर, रिपोर्ट तो। उसकी बात अधूरी रह गई। चुप! संजय की आवाज गरजी, कमरे की हवा भारी हो गई। मैंने जो कहा वही होगा। आयशा ने बिना हिले डुले पर्स से मोबाइल निकाला। उसकी हर हरकत बेहद सधी हुई थी।
स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसी पल कमरे की हवा और भी खामोश हो गई। उसने तेजी से टाइप किया, शब्द छोटे मगर धारदार। अमन नगर थाना, ड्यूटी ऑफिसर संजय गुप्ता द्वारा रिश्वत की मांग और रिपोर्ट लेने से इनकार, तत्काल कार्रवाई अपेक्षित। संदेश सीधा आईजी और डीआईजी के पास भेजा गया। भेजने के बाद उसने मोबाइल वापस पर्स में रख दिया और आंखें संजय पर टिकाईं। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे किसी छुपे तूफान का पहला संकेत। संजय का माथा पसीने से भीगने लगा। उसने मजबूर सी हंसी हंसी। ऊपर तक मैसेज कर दिया? समझती क्या हो अपने आप को? आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, कानून सबके लिए है। पल भर के लिए पूरे कमरे में अजीब सन्नाटा छा गया। बाहर से आती सड़क की आवाजें भी जैसे थम गईं। टिक टिक करती घड़ी की हर ध्वनि अब किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर खड़ा छोटा जवान, जिसका चेहरा अब तक संकोच से भरा था, अपनी जगह से हटकर थोड़ा आगे आया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ कुछ और भी था, एक तरह का छुपा सम्मान, जो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि किसके लिए है। संजय की बौखलाहट अब साफ झलक रही थी। उसने फोन उठाया, किसी को कॉल करने की कोशिश की, फिर अचानक कट कर दिया। उसकी उंगलियां मेज पर लगातार टक टक कर रही थीं। आवाज में अब पहले जैसा रौब नहीं था, बल्कि बेचैनी का हल्का कंपन था। तुम्हें लगता है ऊपर वाले तुम्हारा पक्ष लेंगे? उसने कहा, पर अब उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। यहां मेरा राज चलता है। आयशा ने हल्की सांस ली, मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस धीमे से कहा, राज कानून का होता है, किसी इंस्पेक्टर का नहीं। इतना सुनते ही कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। बाहर से एक जीप की आवाज पास आती सुनाई दी, धीमी मगर साफ। खिड़की से छनकर आती धूप में धूल के कण चमकने लगे। बरामदे में खड़ा गार्ड अचानक चौकन्ना हो गया। उसने झट से टोपी सीधी की और फाटक की ओर दौड़ा। संजय के चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका, फिर अपने कॉलर को ठीक किया। उसकी आंखों में अब गुस्से से ज्यादा डर था। आयशा की आंखों में वही अडिग चमक थी। उसने महसूस किया कि उसका संदेश अपने निशाने पर लग चुका है। कमरे में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास होने लगा कि कोई बड़ा कदम बस आने ही वाला है। उसी समय छोटे जवान ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए तो। उसकी आवाज में अनकही सहानुभूति थी, मगर उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। आयशा ने बस हल्के से सिर हिलाया, धन्यवाद, बस इतना कि आप सच देख रहे हैं, याद रखना। कमरे के कोनों में जमा हवा अब बिजली की तरह छटकने लगी थी। संजय की हर हरकत में बेचैनी थी। पेन को बार बार उंगलियों में घुमाना, कुर्सी पर आगे पीछे होना, बार बार घड़ी देखना। बाहर से आती गाड़ियों की गूंज अब और पास लग रही थी। आयशा के भीतर कोई जल्दबाजी नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, मगर उस शांति में ऐसा आत्मविश्वास था जो पूरे कमरे को चुनौती दे रहा था। उसने धीरे से अपनी हथेली मेज पर रखी, जैसे किसी अदृश्य आदेश की मुहर लगा रही हो। यह सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कराने का संघर्ष नहीं था। यह पूरे सिस्टम के सामने खड़ी एक महिला की मूक परख थी। उसकी दृढ़ता, उसका मौन, उसका ठंडा आत्मविश्वास, सब मिलकर उस कमरे में एक ऐसा तूफान खड़ा कर रहे थे जिसे अब कोई रोक नहीं सकता था। दरवाजे के बाहर से आती गाड़ियों की आवाज अब साफ हो चुकी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, साहब, लगता है बड़े अफसर आ रहे हैं। संजय की आंखों में घबराहट की परत और गहरी हो गई। उसने जल्दी से कॉलर ठीक किया, कुर्सी सीधी की और खिड़की की ओर देखा। उसकी सांसें तेज थीं। आयशा ने पर्स से मोबाइल फिर से निकाला, स्क्रीन को देखा और हल्का सा सिर झुका दिया। उसकी आंखों में चमक अब और गहरी हो चुकी थी। भीतर गूंजता आत्मविश्वास अब पूरे कमरे में फैल चुका था। एक शांत, निर्णायक चेतावनी कि अगला पल इस कहानी का मोड़ होगा। बरामदे के बाहर अचानक कई गाड़ियों के हॉर्न एक साथ गूंजे। आवाज में ऐसी तीखी तात्कालिकता थी कि थाने की दीवारें तक हिल उठीं। कुछ ही पलों में बाहर इंजन की गरज और ब्रेकों की चरमराहट सुनाई देने लगी। खिड़की से झांकती धूल का बादल जैसे किसी तूफान का इशारा कर रहा था। बरामदे में बैठे गार्ड ने घबराकर अपनी टोपी सीधी की और फाटक की ओर दौड़ा। दो और सिपाही, जो अब तक बस दीवार की तरह खड़े थे, अचानक हरकत में आ गए।
हथियारों की पट्टियां कसते हुए नजरें दरवाजे पर टिकाए। हवा में एक विचित्र चुप्पी भर गई थी, जिसमें बाहर आती गाड़ियों के टायरों का चरमराना और पैरों की तेज आहट एक साथ घुल गई। मुख्य गेट पर सफेद रंग की आधिकारिक गाड़ियां रुक चुकी थीं। उनके दरवाजे खुलते ही चमकदार जूतों की धमक पूरे बरामदे में गूंज उठी। सबसे आगे एक गहरे नीले रंग का सिविल डिफेंस का वाहन था, पीछे राज्य पुलिस की काली जीप। दोनों में से निकलते अफसरों के कदम एकदम सधे हुए थे। उनकी वर्दियों पर सुबह की धूप ऐसे चमक रही थी जैसे खुद कानून की आभा उतर आई हो। थाने का पुराना फाटक अपनी कराह के साथ पूरी तरह खुला। भीतर मौजूद हर व्यक्ति की सांसें अनायास थम गईं। क्लर्क, जो अभी तक रजिस्टर में कुछ लिख रहा था, ने कलम हवा में ही रोक दी। संजय गुप्ता, जो अब तक अपना रौब दिखा रहा था, एकदम स्थिर रह गया। उसकी आंखों में भय की हल्की चमक उतर आई, जिसे वह बार बार निगलने की कोशिश कर रहा था। सबसे आगे आईजी खुद थे, चौड़े कंधे, कठोर नजर और चलने में ऐसा तेजपन जैसे कदमों के नीचे जमीन खुद रास्ता दे रही हो। उनके साथ डीआईजी और दो वरिष्ठ अफसर थे। उनकी उपस्थिति में हवा तक भारी लग रही थी। कहां है ड्यूटी ऑफिसर? आईजी की गहरी गूंजदार आवाज ने कमरे की हर दीवार को झकझोर दिया। संजय ने घबराकर खड़ा होना चाहा, लेकिन उसकी कुर्सी अचानक पीछे खिसक गई और जमीन पर खटकी तेज आवाज के साथ गिर पड़ी। उसने जल्दी से खुद को संभाला। सर, मैं ही। शब्द उसके गले में अटक गए। आईजी की आंखों में सिर्फ सवाल नहीं था, वह मौन जो वर्षों की सख्ती से पैदा होता है। यहां रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं हो रही? ऊपर तक शिकायत पहुंची है कि रिश्वत मांगी गई। कौन जिम्मेदार है? संजय का गला सूख गया। सर, एक गलतफहमी है। मैडम, शायद। गलतफहमी? डीआईजी की कड़क आवाज ने उसकी सफाई को बीच में ही काट दिया। रात से लेकर सुबह तक की हर गतिविधि की हमें जानकारी है। अब सच बताओ या सीधे निलंबन का आदेश सुनो। संजय ने पसीने में भीगे हाथों से अपनी जेब का रुमाल निकाला, पर उसका कांपना और ज्यादा उजागर हो गया। उसकी आंखों में जो अकड़ थी, वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी। इसी पल कमरे के बीचों बीच अब तक शांत बैठी आयशा ने धीरे से खड़ा होना शुरू किया। उसकी चाल में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई हिचक। उसने दुपट्टा ठीक किया और एक गहरी संयत सांस ली। सभी निगाहें अनायास उसकी ओर मुड़ गईं। क्लर्क, गार्ड, नए जवान, यहां तक कि आईजी भी। मैं बताती हूं। आयशा की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, स्पष्ट, स्थिर और भीतर तक उतरती हुई। मैं कल रात चेक पोस्ट पर मौजूद थी। इंस्पेक्टर रमन सिंह ने बिना वजह ऑटो रोका, 2000 की रिश्वत मांगी और इनकार पर ड्राइवर को थप्पड़ मारा। आज सुबह जब मैंने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, ड्यूटी ऑफिसर संजय गुप्ता ने 5000 की रिश्वत मांगी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरी लिखित शिकायत लेने से मना कर दिया। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। हर शब्द जैसे दीवारों पर ठोक कर अपनी गूंज छोड़ रहा था। आईजी की आंखों में एक पल को आश्चर्य झलका, फिर उन्होंने सीधा पूछा, आप कौन हैं? आयशा ने एक क्षण के लिए सबकी आंखों में देखा, एक एक चेहरे पर। फिर उसकी आवाज में वह तेजी आ गई जो वर्षों की अनुशासन और अधिकार से जन्म लेती है। मैं इस जिले की आईपीएस अधिकारी आयशा खान हूं, उसने साफ और निर्णायक स्वर में कहा। और यह पूरा मामला मैं खुद देख रही हूं। कमरा जैसे एक पल को जम गया। पंखे की चरमराहट तक रुक गई लग रही थी। सभी की आंखें एक साथ चौंक गईं। दरवाजे पर खड़े जवान ने अनजाने में अपना सिर झुका लिया। क्लर्क ने रजिस्टर पर पकड़ ढीली कर दी। पन्ना हवा में कांपता रह गया। संजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों में अब डर खुलकर दिख रहा था, वह डर जो केवल किसी बड़े सच के सामने ही पैदा होता है। आईजी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब बहुत हो चुका। उन्होंने अपने साथ आए अफसर को इशारा किया। तुरंत निलंबन की कार्यवाही शुरू करो। रमन सिंह को भी बुलाओ। डीआईजी ने मेज पर हाथ पटका। कानून का मजाक उड़ाने की हिम्मत की है। हर सबूत दर्ज करो अभी। बरामदे में बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ स्थानीय लोग, कुछ मीडिया के रिपोर्टर। कैमरों की हल्की फ्लैश अंदर तक चमक रही थी। उनके बीच कानाफूसी फैल रही थी। आईपीएस मैडम खुद आई हैं थाने में। आयशा ने भीड़ की ओर नहीं देखा। उसकी आंखें संजय पर टिकी थीं। यह थाना कानून का घर है,
किसी की जागीर नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा। आज के बाद यह जगह वही याद रखेगी जो किताबों में लिखा है, न कि जो जेबों में चलता है। संजय अब पूरी तरह पसीने में डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर शब्दों से ज्यादा पछतावे की लकीरें थीं। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई। आईजी ने उसे बीच में रोक दिया। चुप रहो, जो कहना है कोर्ट में कहना। जैसे ही आईजी ने आदेश दिए, दो सिपाही आगे बढ़े। उनकी चाल में अब कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने संजय के हाथों को पकड़कर पीछे की ओर मोड़ा। उसकी आवाज गले में घुटी रह गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने देखा कि जो कल तक अपनी ताकत पर इतराता था, आज कानून के सामने झुका हुआ है। आयशा ने एक पल को अपनी मां सबा को याद किया, जो घर पर उसकी वापसी का इंतजार कर रही होंगी। उसने मन ही मन गहरी सांस ली। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन अनगिनत लोगों की थी जो रोज इस व्यवस्था की दीवारों से टकराते हैं और आवाज दबा देते हैं। थाने के बाहर जब आयशा निकली तो भीड़ ने खुद ब खुद रास्ता बना दिया। कैमरों की चमक फिर से तेज हुई, लेकिन उसने बस इतना कहा, कानून सबके लिए बराबर है, किसी की वर्दी उसे ऊंचा नहीं बनाती। उसकी आवाज का हर शब्द हवा में गूंजा, जैसे बरसों से दबा न्याय आज सच में बोल उठा हो। बाहर खड़ी भीड़ ने तालियों से उस गूंज को और गहरा कर दिया। यह पल पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन चुका था। पुलिस चौकी की दीवारों में भले ही पुरानी दरारें हों, लेकिन आज उन दरारों से जो रोशनी उतरी थी, उसने हर अंधेरे को चीर दिया। थाने के बाहर सुबह की हल्की धूप अब चुभने लगी थी। आसमान पूरी तरह साफ हो चुका था, जैसे रात का हर बादल इस दृश्य के लिए रास्ता छोड़ चुका हो। सड़क के दोनों ओर भीड़ उमड़ आई थी। चाय की दुकानों से उठती भाप, मोबाइल कैमरों की फ्लैश और लोगों की धीमी फुसफुसाहट सब मिलकर एक असामान्य माहौल बना रहे थे। हवा में एक तरह की बेचैनी थी, मगर उस बेचैनी में उम्मीद की गंध भी घुली हुई थी। गेट के भीतर रमन सिंह का आगमन उस सन्नाटे को और भारी कर गया। वह अपने मोटरसाइकिल से उतरा, मगर पहले जैसी अकड़ अब चेहरे पर नहीं थी। उसकी चाल धीमी थी, जैसे हर कदम में अनजाना डर घुला हो। उसकी आंखों में पिछली रात का थप्पड़ अभी तक तैर रहा था, वह थप्पड़ जो उसने ऑटो ड्राइवर को मारा था और जो अब अपनी पूरी ताकत के साथ लौटने वाला था। रमन ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि गेट के पास खड़े हर जवान की आंखों में अब कोई आदर नहीं बचा था। कुछ की निगाहों में सिर्फ ठंडापन था, कुछ में मौन आरोप। यह वही थाना था जहां कल तक उसका आदेश अंतिम होता था, और आज वही लोग उसकी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी अपराधी की कतार में खड़ा हो। आईजी के तेज कदमों की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। इंस्पेक्टर रमन सिंह, आईजी ने कड़क स्वर में कहा, आप पर रिश्वत की मांग, सार्वजनिक उत्पीड़न और कर्तव्य के दुरुपयोग का आरोप है। क्या कहना है? रमन का गला सूख गया। उसने एक बेमानी सी सफाई दी। सर, गलतफहमी है, ऑटो ड्राइवर। उसकी आवाज खुद उसके ही कानों में खोखली लग रही थी। आईजी ने बिना एक पल गंवाए हाथ का इशारा किया। हथकड़ी लगाइए। दो सिपाही आगे बढ़े। उनके कदमों में अब कोई हिचक नहीं थी। उन्होंने रमन के हाथों को पीछे की ओर मोड़ा। लोहे की हथकड़ी की ठंडी झंकार ने पूरे थाने की हवा को झकझोर दिया। भीड़ से एक सामूहिक आह उठी। कुछ ने हैरत में सांस खींची, कुछ ने संतोष में सिर हिलाया। उसी वक्त अंदर कमरे से संजय गुप्ता को भी बाहर लाया गया। उसकी शर्ट का कॉलर पसीने से भीगा था, आंखों में रात भर की बेचैनी और शर्म की मोटी परत। कुछ देर पहले तक जो आदमी रजिस्टर पर अपने नाम की ताकत दिखा रहा था, अब सिर झुकाए एक कैदी की तरह खड़ा था। आईजी ने ठंडी नजर से आदेश दिया, वर्दी उतारिए। दोनों इंस्पेक्टरों के चेहरे पर एक पल को अविश्वास उभरा, मगर आदेश की धार इतनी साफ थी कि कोई चुप्पी नहीं तोड़ सका। सिपाही आगे बढ़े। बेल्ट, बैज, सितारे, नेम प्लेट, एक एक चिन्ह उतरता गया। जब उनकी कमीज के बटन खुले तो भीड़ की फुसफुसाहट तेज हो गई। वर्दी की जगह अब साधारण कपड़े थे, मगर उन कपड़ों में भी किसी कैदी की बेबसी की गंध थी। अब कैदी का कपड़ा, आईजी ने कहा। थाने के स्टोर से लाए गए हल्के भूरे रंग के कैदी वाले कपड़े उनके हाथों में थमा दिए गए। रमन और संजय ने वह कपड़ा थामते हुए आखिरी बार भीड़ की ओर देखा। शायद उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचा लेगा,
पर भीड़ की आंखों में अब सिर्फ सख्ती थी, जैसे न्याय ने इस बार किसी को नहीं छोड़ा। आयशा पूरे समय वहीं खड़ी थी। नीला सलवार सूट धूप में हल्का चमक रहा था। उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत था, मगर आंखों में एक ऐसी रोशनी थी जो भीतर की आग को प्रकट कर रही थी। उसने धीरे से कहा, कानून किसी की वर्दी नहीं देखता, सबके लिए बराबर है। भीड़ में जैसे कोई बिजली दौड़ गई। लोग ताली बजाने लगे, मोबाइल कैमरे ऊपर उठ गए, फ्लैश की रोशनी हवा में छपने लगी। हर ताली उस न्याय की गूंज बन चुकी थी, जिसे लोग अक्सर किताबों में पढ़ते थे, पर जमीनी हकीकत में कम ही देखते थे। मीडिया के पत्रकारों ने माइक आगे बढ़ाए, पर आयशा ने बस इतना कहा, आज का संदेश यही है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। जनता का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जेल का भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला। रमन और संजय को अंदर ले जाया गया। उनके कदम अब भारी थे, चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें। वह सड़क जहां कल तक उनका रौब चलता था, आज उन्हीं के खिलाफ गवाही दे रही थी। बाहर इकट्ठा लोग धीरे धीरे बिखरने लगे, मगर उनके चेहरों पर एक अलग चमक थी, जैसे उन्होंने सच में किसी नए सवेरा को जन्म लेते देखा हो। बच्चे तक अपनी माताओं के हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कह रहे थे, मां, आज पुलिस वालों को भी जेल ले गए। और माताएं हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला रही थीं। आयशा ने गहरी सांस ली। उसका दिल अब शांत था। उसने अपने मोबाइल पर आईजी का संदेश देखा, आपके साहस और धैर्य के लिए बधाई। जिले को आप जैसे अफसरों पर गर्व है। उसने फोन वापस पर्स में रखा और धीरे धीरे थाने से बाहर निकली। भीड़ ने अपने आप रास्ता बना दिया। कोई शोर नहीं, बस तालियों की गूंज थी जो लंबे समय तक हवा में तैरती रही। सड़क पर खड़ी अपनी जीप की ओर बढ़ते हुए आयशा ने आसमान की ओर देखा। धूप अब पूरी तरह फैल चुकी थी, उज्ज्वल और साफ। ये सिर्फ दो अपराधियों की हार नहीं थी, ये पूरे जिले में न्याय की नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने मन ही मन कहा, कानून को जिंदा रखने के लिए कभी कभी चुप रहकर सबसे बड़ा शोर मचाना पड़ता है। और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर धीरे धीरे आगे बढ़ गई, पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा दिन जिसे अमन नगर की जनता कभी नहीं भूलेगी।